दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस की गलतियों की बाबत राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच दलित इन्फ्लुएंसर्स के साथ वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस पिछड़े और दलित वर्गों का साथ छोड़ देने के चलते कमजोर हुई। राहुल गांधी ने कहा कि वह जानते हैं यह सच बोलने से राजनीतिक नुकसान हो सकता है, पर वह झूठ नहीं बोल सकते। आजकल जबकि राजनेताओं की छवि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की बन गई है, राहुल गांधी का यह कथन उनके छवि निखार अभियान में मददगार हो सकता है। पर सवाल यह भी है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह पूरी हकीकत है या आधी हकीकत आधा फसाना। राहुल ने कहा कि कांग्रेस लगातार इसलिए कमजोर होती गई क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद उसने पिछड़े और दलित वर्गों का यह विश्वास खो दिया कि वह उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अगर पिछड़े और दलित वर्गों का यह विश्वास बरकरार रहता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आ पाता। शायद वो बीजेपी कहना चाह रहे हो, जिसका सबसे बड़ा शक्ति स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ही है, या फिर वो अपनी चिरपरसी शैली में सीधे आरएसएस पर ही निशाना साध रहे हो। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके मद्देनजर दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच उनकी यह टिप्पणी ज्यादा नहीं चौंकाती। आखिर वह जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण के सहारे भी तो दलित और पिछड़े वर्गों को ही आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन सभी वर्गों पर, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस खुद भी कटघरे में खड़ी रही है। राहुल गांधी 2004 से तो लगातार संसदीय राजनीति में भी हैं। इस बीच 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। इसी बीच राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, पर उस दौरान सरकार या संगठन के मोर्चे पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसे 1990 के दशक की उस राजनीतिक भूल के सुधार की कोशिश माना जा सकता हो जिसका जिक्र अब राहुल गांधी कर रहे हैं। एक और राहुल इंदिरा गांधी के बाद पिछड़े और दलित वर्गों के कांग्रेस से मोह भंग की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 1990 के दशक से भी जोड़ रहे हैं, जबकि दोनों कालखंड में फर्क रहा। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं और सुरक्षा कर्मियों द्वारा ही उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1989 के अंत तक देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की 1991 के लोकसभा चुनाव के बीच हत्या कर दी गई थी। उसके बाद केंद्र में बनी अल्पमत कांग्रेस सरकार की कमान पीवी नरसिम्हा राव ने संभाली थी, जिनसे गांधी नेहरू परिवार के संबंध बाद में अच्छे नहीं रहे। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच संबंध बेहद कटु हो गए थे। ऐसे में राहुल गांधी की यह नई स्वीकारोक्ति उनकी राजनीतिक ईमानदारी के साथ साथ कथनी और करनी पर भी सवाल उठाती है। राहुल गांधी का कहना है कि जब तक इंदिरा गांधी थीं, तब तक पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों को यह विश्वास रहा कि कांग्रेस उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ेगी। लेकिन 1990 के दशक में कांग्रेस उन वर्गों की आकांक्षाओं और विश्वास पर खरा नहीं उतर पाई। इस साहसिक मानी जा सकने वाली स्वीकारोक्ति में कालखंड का गड्ढमड होना या तो राहुल गांधी की तत्कालीन राजनीतिक समझ में कमी का परिणाम है, या फिर वह सुनियोजित रणनीति के तहत घटनाक्रम को इस तरह पेश करना चाहते हैं कि अतीत की गलतियों के लिए जवाबदेही से मुक्त होकर अपनी छवि निखारते हुए राजनीतिक लाभ भी उठा सकें। अगर इंदिरा गांधी के बाद ही पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों का
कांग्रेस से मोह भंग होना शुरू हो गया था, तब तो जिम्मेदारी और जवाबदेही राहुल के पिता राजीव गांधी पर भी आनी चाहिए, जो 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पर शायद राहुल गांधी पूरी जिम्मेदारी पीवी नरसिम्हा राव पर डाल देना चाहते हैं, जो नेहरू गांधी परिवार का सदस्य नहीं थे। बेशक अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के घटनाक्रम में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका पर तब भी सवाल उठे थे, और उसके बाद ही अल्पसंख्यकों का कांग्रेस से पूरी तरह मोह भंग हुआ। लेकिन पिछड़े वर्गों के मामले में तो कांग्रेस की भूमिका बहुत पहले से संदेहास्पद रही। कांग्रेस शासनकाल में राजनीतिक नेतृत्व या नौकरशाही में भी इन वर्गों को प्रतिनिधित्व भर ही मिला, उनकी बड़ी हिस्सेदारी कभी नहीं रही। फिर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में ही पहले तो शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश की गई, और फिर शायद हिंदुओं को भी साधने की कवायद में अयोध्या में राम मंदिर का ताला भी खुला। राहुल गांधी इस सच को तो स्वीकार नहीं नकार सकते कि अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में किया गया था, जो इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता से दशकों बाद हुई बेदखली के बाद बनी थी। सच यह भी है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट जब आई तब केंद्र में फिर कांग्रेस सरकार आ चुकी थी, जो उसे दबाकर बैठ गई। सरकारी ठंडे बस्ते से मंडल आयोग की रिपोर्ट बाहर निकलकर 1990 में ही लागू हो पाई, जब एक बार फिर केंद्र में गैर कांग्रेसी यानी जनता दल की अगुवाई वाले राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। बेशक मंडल आयोग की रिपोर्ट आनन फानन में लागू करने के मूल में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के ओबीसी प्रेम के बजाय चौधरी देवीलाल से सत्ता संघर्ष में अपना वोट बैंक तैयार करने की मंशा रही। वीपी सिंह के उसी राजनीतिक दांव की काट के लिए आनन फानन में बीजेपी को लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के जरिए अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे को धार देनी पड़ी। हाँ, यह सच है कि 1990 के दशक में मंडल और कमंडल के बीच हुए वोटों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस देश और प्रदेशों की राजनीति में लगातार अप्रासंगिक होती गई, जिसकी निर्णायक परिणति 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 42 सीटों के साथ उसके ऐतिहासिक पराभव के रूप में हुई। मंडलीकरण से एक ओर जहां मुलायम सिंह यादव, काशीराम, मायावती, लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नए ओबीसी और दलित छत्रप उभरे, वहीं कमंडलीकरण के जरिए बीजेपी हिंदू समुदाय के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में गोलबंद करने में सफल हो गई। इसमें आरएसएस के सामाजिक समरसता कार्यक्रम ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यह सही है कि बदलती परिस्थितियों में अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस की ओर लौटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की सुनियोजित स्वीकारोक्ति से पिछड़े और दलित मतदाता भी लौट आएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस का भविष्य उसी पर निर्भर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।